नमस्कार। आप सभी का एके लीगल हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हमारे मेहमान है श्री कार्तिक शर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ पहला भी एपिसोड किया था। कार्तिक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और हमारा आज का जो विषय है कि अतुल सुभाष जी का 9 दिसंबर को 1 साल उनकी शहादत को पूरा हुआ है। और हमारे तरफ से उनको आदरांजलि है कि उन्होंने अपनी जान दे के समाज को हिलाने का काम, समाज में जागरूकता लाने का काम किया है। पर दुर्दैव से कहना पड़ रहा है कि आज भी कुछ ज्यादा हिला नहीं है। मतलब मुझे खुद को लगा था कि उनके शहादत के बाद पूरा सिस्टम चेंज होगा, तूफान आएगा। पर वाकई खेद लगता है कि पत्ते भी कुछ हिले नहीं। कार्तिक जी, आप इसमें कुछ दृष्टि डालिए और बताइए आपका विचार क्या है। जी अनिकेत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज 6 दिसंबर है और 9 तारीख को अतुल सुभाष, वीर शहीद अतुल सुभाष की मृत्यु को एक साल होने वाला है। वर्षगांठ है उनकी मृत्यु की, बरसी है उनकी मृत्यु की। और मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बेहद जिम्मेदारी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम उनको न्याय नहीं दिलवा सके। हमें बहुत बेहद अफसोस है कि उस व्यक्ति ने, जिसने अपने जीवन को दान दे दिया इस कानून के खिलाफ लड़ते हुए, वो बेचारा कानून से हार गया और एक लोगों में एक अलग जगह गया वो आदमी कि अगर आज तुम नहीं उठे तो हर रोज अतुल सुभाष पैदा होने वाला है। सही और, बात और है। और अफसोसजनक बात यह है कि रोज अतुल सुभाष पैदा हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। और हम आज तक वो जो क्रांति, हम उसको आगे लेकर नहीं जा सके हैं। और मेरे हिसाब से उस बेचारे अतुल सुभाष, शहीद अतुल सुभाष की अस्थियों को, जो उन्होंने कहा था कि मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो गटर में बहा देना, तो आज वो समय आ चुका है। वो समय आ चुका है आज। वाकई बहुत बुरा भी लगता है ये सुनने में। और उनके भाई साहब ने भी बताया था कि इतना वो अभी आज भी लड़ रहे हैं, विक्रम मोदी जी, फिर भी कुछ हो ही विकास नहीं रहा मोदी। है। और जी। दूसरी बात ऐसा है कि आज कोई भी छोटा सा ले लो चीज, उसके ऊपर अभी कल कल या परसों के सोशल मीडिया पे था। वो एक बस में एक औरत खड़ी थी, उसके बाजू में एक लड़का खड़ा था। वो बोल रही है, आप बाजू में खड़े जाके खड़े हो जाओ। मतलब उसके ऊपर, उसके समर्थन में हजारों लोग हैं। और जो इतना सब संवेदनशील है, जो जिसने अपने लिए बलिदान दिया है पूरे, मतलब इट इज अ शेम। मैं आपको सच्ची बोलूं, इट इज शेम ऑन मेन एज वेल एज इट इज शेम ऑन ह्यूमैनिटी कि आज 1 साल पूरा हो रहा है फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। ना हमें बिल्कुल। पता है कि बीच में सुनने को आया कि वो जज थी, उनका भी प्रमोशन हो गया। बीच में सुनने को आया कि सभी ने अपने अपने क्या पहचान, अपने अपने चीजें लगा के, रिसोर्सेस लगा के सब सेट हो गए। बेचारा अतुल रह जमानत मिल गया। गई वाइफ को जमानत मिल गई। वो आज भी अपनी खुशी खुशी अपनी बड़ी जो कंपनी एमएनसी, हम्म। उसमें काम कर रही है आज भी। हम्म। जो उसका बच्चा था वो आज भी वाइफ के साथ रह रहा है। हम्म। तो अतुल सुभाष को न्याय तो नहीं मिला, और जब तक ये कानून में बदलाव नहीं आता, रोज अतुल सुभाष, एक नितिन पटियार हम्म। और एक राज रघुवंशी रोज इस देश में पैदा होते रहेंगे। हम्म। रोज ये दम आएंगे और रोज हम फिर मीडिया में आएंगे, रोज हम वीडियो बनाएंगे कि फिर हम ट्रेंडिंग चलाएंगे कि फलाने आदमी ने अपने जीवन को दान दे दिया, फलाना आदमी ने अपनी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा? और टस से मत नहीं हुआ आज भी। नथिंग हैज बीन चेंज सिंस 1 ईयर। सही बात है। और मैंने और एक देखा बीच में, मैंने एक मराठी में पॉडकास्ट किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस में एक हवलदार था और उसके सहकर्मी ने ही उसके ऊपर छेड़छाड़ और इसका आरोप लगाया। और जब वो 4 साल चला और बाद में उसको जिसने आरोप लगाया वो सब झूठा निकला। फिर वो महिला जो पुलिस कर्मचारी थी वो इसके पास आई और बोला, मुझे माफ कर दो। और मैटर खलास हो गया। तो मुझे ये भी कुछ समझ में नहीं आता है कि जिस औरत ने आपकी पूरी जिंदगी उल्टी पलटी कर दी, आपकी सब माँ बहन एक कर दी, आपको समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, उसने आके दो लफ्ज क्या बोले और आप पिघल गए। मतलब ये भी मुझे ना, यही। एक्चुअली मतलब मुझे क्या लगता है, मतलब में ऑल मेन नीड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। करेक्ट। उनको पता ही नहीं चल रहा करेक्ट। है कि अच्छाई क्या है और बुराई के खिलाफ खड़ा रहना क्या बुराई। है। इफ यू यस, डोंट नो करेक्ट, बिल्कुल कि सही, बाबा, बिल्कुल हाँ, कि अगर आपको मतलब करेक्ट।
हम लोग हमेशा बोलते हैं कि औरतों का ऐसा है, औरतों का वैसा है, सम्मान देना चाहिए, ये वो। ठीक है, पर हम मूलभूत मैं आपको बताऊँ, रामायण भी भूल गए और महाभारत भी भूल गए, जहाँ हमने शूर्पणखा के नाक कान काटे, और जहाँ त्राटिका को भी मारा है। और मैं अपने दर्शकों के लिए भी बताता हूँ कि आपको शायद बहुत बार लोग बोलेंगे कि औरतों का सम्मान करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए वगैरह। तो बीच में एक क्या डायलॉग है, उसमें संभाषण है कि विश्वामित्र जी और प्रभु राम जी के बीच में। तो राम जी ने यही सवाल पूछा था कि अरे ये महिला है त्राटिका, तो इसको मैं कैसे मारूं। तभी विश्वामित्र जी ने बताया कि इसने क्या क्या किया है, इसने कितने जन को मारा है, इसने क्या क्या उधम मचा के रखा है, और इसको मारना हम्म। तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम क्षत्रिय भी हो और कल होने वाले राजा भी हो। तो हम ये जो हमारा इतिहास है वो भूल गए, हम सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स और फेमिनिज्म के बारे में सुन सुन के हम भी कुछ पागल जैसे हो गए। तो मुझे पहले ऐसे लगता है कि युवाओं को, स्पेशली लड़कों को, ये समझना चाहिए कि आपको सही के साथ खड़ा होना है और गलत के खिलाफ खड़ा होना देखिए अनिकेत जी, मैं एक बात इस बात पे कहना चाहूंगा। असल में हम ये तो कह देते हैं कि समाज में महिलाएं गलत हैं, महिलाओं के लिए कानून हैं, लेकिन क्या हमने कभी बेसिक चीज देखी है? असल में इस देश में जो पुरुषों के खिलाफ हैं वो सबसे पहले पुरुष ही हैं। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि इस देश में अगर कोई पुरुषों का रियल असली जो दुश्मन है वो महिला नहीं है। महिला आपकी माता है, जननी है। है। ठीक है, लेकिन इस देश में जो पुरुष के खिलाफ है वो पुरुष ही है। ठीक है, जो बिना सच्चाई जाने, बिना कुछ देखे, बिना कुछ जज करे, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये पुरुष। और फिर अगर कोई मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और अगर गलती से कोई महिला आपको गिरी हुई दिख जाती है रोड पे, वो उस बेचारी का स्लिप हो जाता है व्हीकल, या कैसे भी उसको टक्कर लग जाती है, वो गिर जाती है, उसको उठाने के लिए 100 मर्द अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। हम्म, और वहीं अगर कोई पुरुष गिर जाता है तो लोग उसको ऐसे दुत्कारते हैं, मर गया होगा, जाने दो यार, दारू पी रखी होगी, नशेड़ी होगा, शराब पी रखी होगी उसने, कैसे चल रहा है यार, दिखता नहीं क्या उसको? तो ये फर्क है, ये समाज में फर्क है। अगर किसी कोई बुजुर्ग आदमी है, वो बेचारा ट्रेन में खड़ा है, मेट्रो में खड़ा है, तो कोई लड़का, पुरुष जो अच्छे खासी हेल्थ हट्टा कट्टा है वो उसको सीट नहीं देगा। लेकिन अगर कोई महिला है, जवान महिला है, बुजुर्ग भी नहीं है, हम्म, तो वही पुरुष क्या करेगा, अपनी सीट से खड़ा होगा, उसको जगह दे देगा। क्यों? उसकी नजर में अच्छा बनने के लिए, कि हम्म, काश उसका नंबर मुझे मिल जाए, काश मेरी उससे बात हो जाए, और काश मुझे अपने साथ एक कॉफी पे लेके चले। हम्म, ये सोच का जो विकार है ना, ये चेंज होना बहुत जरूरी है। अरे आपको समय ये है जब महिलाएं चांद पे जा चुकी हैं, हम्म, हर जगह समानता है, तो हमें लिंग भेद आज की तारीख में नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक लिंग को खराब बोलो, आप किसी एक जेंडर को खराब बोलो, या आप किसी की मदद ना करो, लेकिन मददगार, अगर आप मददगार बन के किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप ये भी देखें कि आपको फिर दोनों लोगों की मदद करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ, और नहीं, ये सही एक सही बात दिमाग है। की दिक्कत है, ये एक सोच का विकार है, पर एक ये एक इज ये एक जो आपकी मेंटेलिटी है वो डेट नीड्स टू बी चेंज्ड। आपको क्या लगता है कार्तिक, ये शुरुआत कहाँ से हो गई, ये शुरुआत। शुरुआत होगी, देखो, शुरुआत कोई एक आदमी इसकी पहल नहीं कर सकता। शुरुआत ये एक बड़े लेवल पे होनी बहुत जरूरी है। हम्म, हमें अपने जो हम देखते हैं, हम आजकल रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं पूरा दिन, हमें अच्छी चीजों को देखना चाहिए। हम्म, हमें जो खराब कंटेंट, हमें उसको नॉट इंटरेस्टेड करके आगे बढ़ जाना चाहिए। हम अच्छी चीजों को देखेंगे तो हम अच्छी चीजों को आगे स्प्रेड कर पाएंगे, हम अच्छी चीजों को आगे फैला पाएंगे। तो ये शुरुआत आपके घर से होगी। आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, आपको अपने घर में अच्छी चीजों को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हम्म, सबका सम्मान करना पड़ेगा। आपको नारी का सम्मान है तो सम्मान पुरुष का भी होना बहुत जरूरी है। हम्म, कोई बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ नारी उसमें उसको पैदा नहीं करती, उसमें पुरुष का साथ भी होता है। बिल्कुल। किसी
एक नई जिंदगी में पुरुष के बिना कोई नई जिंदगी दुनिया में आ नहीं सकती। सही बात है। ये शाश्वत सत्य है। ये शाश्वत सत्य है। इट इज इनएविटेबल ट्रुथ। तो तो ये चीजें हैं। तो मुझे थोड़ा ये बताइए ना कि आजकल ये जो फर्जी मामले वगैरह हो रहे हैं, ये कब से शुरू हुए, और ये मेंटेनेंस का जो झमेला है, ये इतना बड़ा कब? देखिए, मेंटेनेंस कानून में दी गई है, और इसके लिए 125 सीआरपीसी, जो आज की तारीख में 144 बीएनएसएस बन चुकी है, उसमें है। कई प्रावधान है इसमें मेंटेनेंस के लिए। इसमें हामा में मिलता है, और कई ऐसे एक्ट्स हैं। डीवी हो गया, हम्म। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो हो गया हामा जो है। हम्म। तो ये कुछ सेक्शन, ये कुछ लॉ हैं, इनके लिए कई प्रकार के प्रोविजंस हैं, जिसमें कई लॉ एक्ट हैं, लॉ है, जिसमें कि मेंटेनेंस महिला को दी जाती है, जरूरतमंद महिला को दी जाती है। ठीक है। हम्म। लेकिन समय इतना खराब हो चला है कि महिलाएं इस चीज का मिसयूज कर रही हैं। अगर कोई अगर कोई गलत पुरुष है, वो अपनी पत्नी को दरकिनार करता है, उसको दुत्कारता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है, और वो महिला बेरोजगार है, या मैं यूं कहूँ वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो अपना गुजारा नहीं कर सकती, तो उसमें उसके लिए ये मेंटेनेंस बनाई गई थी, जो गुजारा भत्ता होता है। लेकिन आज की तारीख में महिलाएं सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी जानती हैं, और सब ग्रेजुएट है ऑलमोस्ट। उनके लिए ये मेंटेनेंस क्यों? सवाल मेरा ये है। बात तो सही है। और इसके बाद क्या है, एक एलिमनी है, और अभी आपने जो बताया कि जिसके पास, जिस औरत के पास कुछ भी नहीं है, पर उनके पास स्त्रीधन मिलता है, प्लस जो शादी में पैसे आते हैं, जो भी कुछ चीजें आती है, वो भी वो अपने पास ही रखती है। तो बीच में क्या हुआ कि मुझे एक वकील मिले, यहाँ के थाना के, काफी वो प्रसिद्ध वकील है। उन्होंने मुझे क्या बताया कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर औरतों को एलिमनी या पैसे मेंटेनेंस नहीं दिया, तो दे में फॉलो द अदर रॉन्ग वे, मतलब पब्लिक को ही पता होगा कि क्या अनैतिक रास्ते पे महिला चली जाएंगी। तो कभी कभी मुझे ऐसे भी सरकार पे लगता है कि उनको खुद को महिलाओं पे भरोसा नहीं है क्या, अपने ही देश के, कि। देखिए, महिलाएं सशक्त पहले भी थी। हम्म। पहले झांसी की रानी हुई, हम्म। और भी रानी पद्मावत हुई, हम्म। और इतने इतनी सशक्त महिलाएं और ताकतवर महिला हुई देश में। तो आज के दौर में भी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सब समझती हैं, जॉब कर रही हैं, आईएएस के पद पे हैं, आईपीएस के पद पे हैं, साइंटिस्ट है महिलाएं, मेट्रो चला रही है महिलाएं, ट्रेन चला रही महिलाएं। तो ये महिलाएं खुद को कमजोर बनाने के लिए मेंटेनेंस क्यों मांग रही हैं? बल्कि उनको आगे बढ़कर अपने आप को सशक्त दिखाना चाहिए कि हमें मेंटेनेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। मैं अभी ये आप, मानता बिल्कुल सही बात है। आपने अभी आईपीएस का जिक्र किया, तो एक अभी फिलहाल, वो तो आपको हरियाणा का मुद्दा तो पता ही होगा, वो फीमेल आईपीएस ने पति को 100 दिन रखा अंदर, और ससुर को भी अंदर रखा, और उसके बाद से सुप्रीम खाली कोर्ट ने रिटर्न अपोलॉजी है। दगाड़ मारी। हाँ। रिटर्न अपोलॉजी, अरे ये क्या बकवास है? तो फिर कोई भी अपने करेगा, रिटर्न अपोलॉजी देने में क्या ससुर है? को, अपने पति को, अपने आईपीएस होने के दम पे, अपने पुलिस फोर्स का डर दिखा करके, अपने खुद के पति को, ससुर को 100 दिन जेल में रखा, हम्म। और उसको डर दिखाया गया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जेल में अंदर करवा दूंगी, और मैं तुम्हें जेल में सड़ाऊंगी। तो ये जब इस प्रकार की महिलाएं जब इतने बड़े पद पे बैठ के इस तरह की चीजों को करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि इस देश में कितनी ज्यादा बायस्डनेस है, हम्म। सिस्टम कितना खोखला है अंदर से। नहीं, वाकई में सिस्टम उस खोखला है, और कानून भी उसके खोखला है। बाद फिर उस उसके बाद भी इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिटर्न अपॉलजी का ऑर्डर दिया। हम्म। उनका मैंने पढ़ा भी था, अखबार में आया था, उनका हम्म। न्यूज़पेपर में आया था, उनका अपॉलजी भी आई, माफी मांगी गई। लेकिन क्या उस महिला आईपीएस को, उन मैडम को जेल नहीं बनती थी बिल्कुल 100 दिन की? बनती थी। दूसरा मुद्दा, अभी वो हम किरण बेदी जी को तो सभी जानते हैं, आइकॉन थी। बिल्कुल।
अभी मैं आने वाले पॉडकास्ट में एडवोकेट साहब है हमारे, उनको मैं बुला रहा हूँ। उन्होंने ये खुद फाइट किया है, किरण बेदी और उनके दामाद का केस। और उन्होंने मुझे अच्छा। ऐसे ऐसे फैक्ट बताए, मतलब मैं खुद चौंक गया। अरे कि जो एक पुलिस ऑफिसर जिसकी इतनी क्लीन इमेज, और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनने वाली है, फिर वो गवर्नर भी है, उसने कितना सिस्टम का मिसयूज किया है। मतलब जब ये चीजें अभी पॉडकास्ट, आने वाले पॉडकास्ट में 9 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ उनके साथ, तो ये जब लोगों के सामने आएगा, उनको असली चेहरा पता चलेगा। मतलब वाकई में कि जो फेमिनिस्ट बन रही है उनको भी कितना विश्वासार्थ है उनके ऊपर या उनके कैरेक्टर के ऊपर, वो भी पहले सोच समझ के ही युवाओं को या लड़कियों को उनके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि खुद इट वॉज अ देखिए शॉक टू मी। अनिकेत जी, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है इतने बड़े पद पे बैठकर, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ये एपिसोड शूट बेहद होगा ना, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी वो डालूंगा। इट इज ऑल हॉरिबल स्टोरी। मतलब आम आदमी को इतना पता नहीं है, हम खाली मीडिया के ऊपर जो चर्चा होती है या जो एक इंसान को दिखाया जाता है उसके ऊपर जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो इंसान वैसे ही हो। ठीक है, अगले मुद्दे इस पे पे। हाँ, इस पे बोलिए। मुझे एक वाक्य इस पे मुझे एक किस्सा याद आ गया, एक वाक्य मुझे याद आ गया। हम्म, मशहूर सिंगर, भजन कलाकार, भजन हम्म, गायक नरेंद्र चंचल का नाम सुना हम्म, होगा आपने। तो उनको सब जानते थे। देवी के महान भक्त थे, वैष्णो हम्म, देवी के भजन गाया करते थे। इतने बड़े कलाकार पे उनकी बहू ने आरोप लगाया था दहेज का, कि मेरे से हम्म। इस व्यक्ति ने गाड़ी मांगी है। तो जो इतने संपन्न परिवार से आते हैं उन तक में भी चीजें चल रही है। कोई परिवार बचा नहीं है, आम हो चाहे खास हो, सब इस नाव में सवार हैं और सब इस नाव में डूब चुके हैं। और आज जिनको मजा आ रहा है दूसरे दूसरे का दुख देख के, वो भूल रहे कि कल उनके ऊपर भी यही होने वाला है। कल उनके ऊपर भी यही होने वाला है और हो चुका है। हाल ही में मशहूर क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले ने हम्म। सुसाइड कर लिया, अच्छा। क्योंकि उनकी फियोन्से, एक्स फियोन्से ने उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया था, हम्म। बलात्कार का केस कर दिया था। तो ये मैं फिर दोहराऊंगा, चाहे आम हो चाहे खास हो, सभी इस जाल में फंसेंगे। जो आज खामोश हैं वो कल हमेशा के लिए खामोश कर दिए कर जाएंगे। दी जाएंगी, बिल्कुल 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 सही बात जो है। आज नहीं बोलेंगे वो कल अखबारों में उनकी फोटो आएंगी। आपके हिसाब से ये फेक केसेस वगैरह रुकने के लिए कोई रास्ता है क्या? रास्ता यही है, इस देश में समान कानून, जब संविधान ने आर्टिकल 14 दिया, राइट टू इक्वालिटी दिया, फिर आर्टिकल 15 दिया, अनुच्छेद 15 जो है, वो बात करता है किसी भी कास्ट रिलीजन का कोई, और किसी सेक्स का, कास्ट का, रिलीजन का कोई इसमें भेद नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सब बराबर हैं। और आर्टिकल 21 आपको अपनी जिंदगी इक्वेलिटी के साथ और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है। तो जब तक संविधान में चेंज नहीं आएगा, जब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये कहता हम्म। है कि महिलाओं के लिए कभी भी किसी समय पर भी जब जरूरत पड़ती है तो कानून बनाया जा सकता है राज्यों के द्वारा, तो क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता? बीच में यहाँ आर्टिकल तो बात 15 चली थ्री थी। ए नहीं बन सकता? हम्म, तो म, ये म, मेरा मानना है, जब तक देश में कानून में बदलाव नहीं आएगा, जब तक देश में पार्लियामेंट में जिन कार्तिक जी, मैं अगले सवाल पे आता हूँ। पहले क्या था कि हमारे समाज में ना महिला कभी झूठ नहीं बोलती, ये एक धारणा थी। पर पिछले 25 साल में इसका बराबर उलट हो गया है। आजकल महिलाएं अपना इनकम छुपाती है। मैं कुछ नहीं करती, मैं अबला नारी हूँ, और मेरे पास पैसे नहीं है। या फिर कभी कभी बच्चों को आगे करती है, और एक इमोशनल और विक्टिम कार्ड खेल के ज्यादा से ज्यादा एलिमनी कैसे मिले। और कार्तिक जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को ना एलिमनी और मेंटेनेंस के बीच में जो फर्क है वो बताइए। दूसरा क्या होता जी है कि जब एक अजीब बात जो मैंने देखी कि एक केस है, मुंबई हाई कोर्ट में आई थी। वहां पे वो जो औरत थी वो दिहाड़ी करती थी, वो और उसका पति। उसने डाइवोर्स लिया, उसको मेंटेनेंस मिला नहीं।
और जो औरत है उसको, उसके 4 इंपोर्टेड गाड़ियां है और उसको मुंबई में घर चाहिए, उसको 18 करोड़ का हम्म। एलिमनी चाहिए, हाँ हाँ वो हाँ सब हाँ मिल हाँ जाता हाँ। है। ये तो मतलब मुझे बिल्कुल। ना हंसी आती है ये सब देख के, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि विकर ऑफ द वीकेस्ट उसको मिलना चाहिए, तो उसको कभी मिलता नहीं है। सेम पुरुषों के बारे में भी है, जो पुरुष के ऊपर अन्याय हो रहा है वो तो उसके ऊपर है, उसको तो हो ही रहा है। और जो अनटचेबल है उसको तो कोई छू भी नहीं सकता है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए अनिकेत जी, एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि एलमनी और मेंटेनेंस ये दो अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। एलमनी क्या है? एलमनाई बेसिकली, एक एलमनी एक फॉरेन टर्म है हम्म। जो कि फॉरेन लॉ में यूज होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट मेंटेनेंस जो है, इट्स अ एलमनी। लंप सम, कि मुझे इतना लाख, मुझे इतना करोड़ रुपए चाहिए और उसको लेकर मैं अलग हो रही हूँ, ठीक है। मेंटेनेंस क्या है? अच्छा, मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस में भी एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है इंटरिम मेंटेनेंस। कि जब तक आपकी जो मेंटेनेंस है पर मंथ की वो डिसाइड नहीं हो जाती, आपको इंटरिम मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। जैसे कि डीवी में हो गया, और 24 हिंदू मैरिज एक्ट में हो गया, या 125 सीआरपीसी में। जब तक आपकी जो मेंटेनेंस है वो डिसाइड नहीं हो जाती, कोर्ट क्या करती है, एक मंथली इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो फिक्स कर देती है कि वो आपको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। तो हम आसान भाषा में कहें तो एलिमनी एक लमसम पैसा है, और परमानेंट पैसा जो है एक बार में लेने का। और जो मेंटेनेंस है, इंटर मेंटेनेंस और मेंटेनेंस, वो है जो आपको पर मंथ देनी पड़ेगी। ये है कंसेप्ट इसका। और तो ये है। हम्म। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे अभी आपने बोला ना कि महिलाएं अपनी इनकम छुपाती हैं, जो हम्म। उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है महिला छुपाती हैं, यस। महिलाएं क्या करती हैं कोर्ट में? ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि हम लोग रोज कोर्ट में देखते हैं। रजनेश वर्सेस नेहा का जो केस है, हम्म। उसमें 2020 या 21, 2020 का शायद ये। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर मैट्रिमोनियल इशू में पति और पत्नी को अपना इनकम एफिडेविट, इनकम एंड एसेट, एसेट एंड लाइबिलिटी एफिडेविट देना होगा, हम्म। जिससे कि एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन है जो पति पत्नी की वो सामने निकल कर आ जाएगी, ठीक है। उसमें भी उसमें पत्नियां क्या करती हैं? उसमें पत्नियां जानबूझकर झूठा एफिडेविट दे रही हैं। उन्हें कानून का भी भय नहीं है, उन्हें डर ही नहीं है कि अपनी इनकम भी झूठी दिखा रही है। अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर वो सशक्त महिला है, सब जानती है, ग्रेजुएट है, काबिल है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को क्या दिखा रही है? मैं बेरोजगार हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को पालने के लिए पैसे नहीं। और एक मेरे केस में महिला इज क्लेमिंग हरसेल्फ एज अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। अच्छा। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बताती है और लिखती भी है, लेकिन जब बात मेंटेनेंस की आती है तो मोहतरमा बोलती है मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अरे आप लॉयर हैं, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में आप क्या अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं, बिल्कुल। मैं समझता हूँ आप जूनियर एडवोकेट होंगे, अभी आपने शुरुआत करी होगी, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने आप के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं ये जुटा बात पा तो रही सही है, हैं, और वो भी बिल्कुल भी अपने सुप्रीम, आप को नहीं पाल पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, सुप्रीम जहां कोर्ट। पे एक रेट फाइल करने के बस सुप्रीम कोर्ट में लोग जाने से डरते हैं कि उनका पैसा खर्च हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैंने तो तो ऐसे ऐसे फीस सुनी है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की, कि जो आदमी अच्छा खासा कमाता हो उसके भी पसीने छूट जाते। तो अब ये आप खुद देखिए, जब ऐसी महिलाएं झूठ बोलेंगी तो हम्म। कानून का मिसयूज करने से, जो कि अपने आप को खुद लॉयर बता रही हैं, तो कोई मिसयूज क्यों ना करे इस कानून का, इस लॉ मुझे का। ऐसा लगता है ना कि इनके ऊपर एक्शन होता नहीं है, और इनको भी पता है कि जज हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। देखिए, तो इनके चल ऊपर रहा है, तो एक्शन चलते बनता दो। है कि फॉल्स एफिडेविट देने के लिए परजरी एक वर्ड होता है कानून राइट। में, वो यूज किया जाता है। परजरी आपके ऊपर लग जाती है, एक कंसेप्ट परजरी का।
अकॉर्डिंग टू 340 CRPC आपके ऊपर मुकदमा चल बिल्कुल। जाता है, लेकिन वो कितने सर लोग फाइल आईपीसी करते थ्री हैं? फोर्टी है और ना? सीआरपीसी, थ्री आईपीसी सेक्शन 191, 192 3 होता है उसके लिए। अच्छा। और 340 ई सीआरपीसी वो उस प्रोसेस को बताता है कि ओके। जिसके थ्रू उस पे वो जो केस है चलेगा। कैसे चलेगा? ठीक है, फाइल और किया जाता है कोर्ट हम्म, में, और वो कंसिडर भी बहुत कम किया जाता है। और मैंने आज तक सुना नहीं है अपने करियर में कि किसी महिला को झूठा एफिडेविट देने पे जेल हुई हो। बिल्कुल एक बिल्कुल। बरेली कोर्ट का केस जरूर आया था कि जिसमें शायद महिला को उतने ही शायद कुछ पैसे और कुछ महीने की जेल की गई थी, लेकिन बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में महिला को झूठा एफिडेविट, फॉल्स एफिडेविट देने पे, फॉल्स टेस्टिमनी देने पे सजा की जाती है। नहीं बिल्कुल। अभी मतलब ये सेशंस कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो मैं, और फैमिली कोर्ट में भी देखता ही हूँ कि एक जज ने तो खुद बताया था कि हम ऐसी महिलाओं पे परजुरी उठाएंगे तो हमें अलग से डिपार्टमेंट ही खोलना पड़ेगा खास परजुरी की सभी। बताइए आप। और एक मेल जज था, उसने बोला कि हमें तो पता होता है महिला झूठ बोलती है, और तुम पर तुम्हारी तो बीवी है, क्या हुआ झूठ बोला? तो ऐसा जजेस क्या अप्रोच? तो आप किससे उम्मीद करोगे? दूसरी बात तो अब जब माननीय जजेज इस तरह की बात करेंगे तो आम आदमी अपने न्याय की आवाज लेकर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बात तो ये भी सही है। और अभी जैसे हमारा वो रजनीश वर्सेस नेहा, तो रजनीश जी से मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई, और मुझे काफी अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने भी बहुत काम किया है, काफी संघर्ष भी उन्होंने किया है, और उन्होंने मुझे खुद बताया कि जजेस का जो अप्रोच है वो मर्दों के खिलाफ ही होता है और प्रो वुमेन होता है, और उसका पूरेपूर ये दुष्परिणाम हमारे सिस्टम के ऊपर दिख रहा है, और महिला उसका पूरेपूर दुरुपयोग भी करती है बराबर। जो छुपाना होता है बराबर छुपाते हैं। अभी मैं आपको सेशंस पुणे का बताता हूँ, मतलब जो मैंने खुद देखा है। वो महिला ने अपने 3 साल के जो एफिडेविट देना पड़ता है, और आईटीआर। कुछ वो आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है मुझे। शायद हेलो। कुछ इशू हो गया है, हेलो। ग्लिच आ गया है बीच में कुछ। अभी आ रहे हैं? आपको आवाज सुनाई दे रही है हाँ मेरी तो आप थम्स अप कीजिए, मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। अच्छा, ऑडियो तो मेरा ठीक, एक बार आप चेक करेंगे तो आपकी तरफ से। तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि कैसा उनका संघर्ष रहा, और एक ये लैंडमार्क जजमेंट मिलने में कितने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे, क्या क्या सहा है बिल्कुल उन्होंने। तो वाकई में बिल्कुल मुझे ना एक बात की ताज्जुब भी हुआ कि अगर एक आदमी को एक जजमेंट के लिए, जो कि बहुत कॉमन है, इसमें ऐसा कुछ हटके नहीं है दुनिया से अलग, कि बाबा आप आपके 3 साल के इनकम एसेट्स और लायबिलिटी दे दो, ये एक लाइन बिल्कुल। की बात है। इसके लिए एक आदमी को अपना पैसा, टाइम और इतना संघर्ष करना पड़ता है। यही मुझे लगता है कानून की सबसे बड़ी हार है अपने देश में। देखिए, इस देश में इंसान, मैं तो खैर ज्यादा कुछ इस विषय में कह सकता नहीं, हाँ। लेकिन सब लोग जानते हैं, लोग इस चीज से भली भांति वाकिफ हैं। ये देश में इंसान जो है वो चला जाता है और केसेस खत्म नहीं होते हैं, हम्म। और वो अपनी जिंदगी से त्रस्त आकर जिंदगी त्याग देता है, लेकिन जो केस है वो चलता रहता है। तो ऐसे में न्याय लेकर आदमी, उम्मीद, न्याय की उम्मीद किससे करी जा सकती है? किसी से नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आवाज और अपने न्याय की आवाज को छोड़ दें, हम लड़ाई लड़ना छोड़ दें। आप लड़ोगे नहीं तो अल्टीमेटली नुकसान आपका है। बात तो सही है। अगर इस युद्ध में आप खड़े हुए हो तो युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने अगर अपने रिश्तेदारों को देखकर, अपने भाइयों को देखकर हथियार डाल दिए होते तो महाभारत कभी नहीं होती। तो ये एक महाभारत है, और इसमें कृष्ण भी आप हैं, श्री कृष्ण भी आप हैं, अर्जुन भी आप हैं। सही बात है। लड़ना आपको ही है इस युद्ध सही में। बात है। और मैंने और एक जजेस के स्टेटमेंट में नॉर्मली क्या सुना, अरे दे दो पैसे, तुम्हारी बीवी है। अरे वो मेरी बीवी पहले थी, जब उसने डाइवोर्स और ये सब इतने हंगामे किए, नकली फर्जी केसेस लगाए, ये सब इतना झमेला किया, तो पत्नी मुझे कहाँ रह गई? कहा वो वही। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का मतलब है जो धर्म से आपके साथ है, कर्म से बिल्कुल। आपके साथ है, मन से आपके साथ है, जो आपका साथ निभा रही है। धर्म,
जो आपके हर धर्म में, हर कर्म में आपके साथ, जो आपको लूटने पे उतारू है, उतारू वो है। आपसे पैसा चाहती है, उसके सिर पे खून सवार है कि मुझे इस आदमी को बर्बाद करना है, तो पत्नी तो वो है ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल। वो पत्नी कौन सी शेरनी की पत्नी है? वो मेरे और को समझ नहीं आता है कि मुझे और अब एक मैं उसको पत्नी कहूँ या मैं कहूँ या क्या कहूँ उसको। अब वो मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको क्या है, मर्दों के ऊपर है ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है, टू बी गुड, टू बी कूल, दे दो पैसे। यस। और एक बार क्या होता है, हम किसको पैसे देते हैं तो वो आदत बन जाती है। अगर एक किसके बीवी को अगर समझो मिले 2 करोड़, तो दूसरे की बीवी है वो बोलेगी मेरे को 3 करोड़ चाहिए, चौथे की बोलेगी मेरे को 5 करोड़ चाहिए। तो एक गलत चीज चेन रिएक्शन से बहुत रैपिडली बढ़ जाती है। और बिल्कुल हर बिल्कुल। एक आदमी 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ नहीं दे सकता। और जो आपने फर्जी मामले लगाए उसका क्या देखिए, मतलब। उसकी उसकी इज्जत गई, प्रतिष्ठा गई, काम गया, जॉब गई, नौकरी की, समाज में लोगों की नजरों में वो गिर गया वो आदमी। एग्जैक्टली। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि वो अपनी उस महिला को जो कभी उसके साथ में 7 फेरे लिए थे उसने, आग के, अग्नि के, वो उसकी पत्नी धर्म अपना नहीं निभा सकी, उसको पेमेंट करी जाए, बिल्कुल। वो भी मेरे खुद के खाते से। ठीक और है। सही बात है। अतुल और सुभाष वाले केस में भी यही हो रहा था कि उसने उससे सेक्शन 24 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत उससे पैसा मांगा केस लड़ने का। तो मैं अपने अकाउंट से अपनी पत्नी को केस लड़ने का पैसा भी दूं, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएं, अपनी अगेंस्ट में मैं अपनी पत्नी को पैसा दे दूं केस लड़ने का। बिल्कुल। तो ये कानून में बदलाव आना बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी। जिसमें कि पेंडेंट लाइट नाम का जो मेंटेनेंस है सेक्शन 24 HM में, हम्म। वो ये बात हिंदू करता है मैरिज कि एक्ट ना। केस, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें आप वाइफ को केस लड़ने के पैसे भी आप दोगे। अरे तो ये कैसी बात है? ये तो फिर वही वाली बात है ना कि आग में भी मैं कूदूंगा और आग लगाने के पैसे भी मैं ही मैं दूंगा। दूंगा, बराबर है। मतलब मैं तो ये खुद तो, में पेट्रोल दूंगा और खुद तुम्हें माचिस की तीली भी लाके दूंगा कि तुम मुझे और जला कहूंगा दो। आओ मेरे को आग लगा दो आके। अभी तो एक ये चीजें कहना कहीं चेंज होनी बहुत जरूरी है। इतने साल बिल्कुल। में बदलाव नहीं आया है। 1955-56 का एक्ट है ये, और आज 2025 चल चल चुका है, और ये बीतने वाला है, 26 आने वाला है। 50 60 70 80 साल भी हो चुके हैं और आज भी कोई बदलाव कानून में नहीं आया। तो कानून में बदलाव लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को ये करना होगा, हम लोग उन्हीं नेताओं को, उन्हीं पार्टी को वोट दें जो कि दोनों जेंडर के लिए बराबर काम करें। बट अफसोस मुझे होता है कोई भी ऐसी पार्टी भारतवर्ष में नहीं है जो कि समानता के हिसाब से दोनों के लिए बात करती है, दोनों के लिए योजना चलाती है। लेकिन जहाँ योजना की बात आती है, वहाँ लाडली योजना, बहन योजना, बेटी योजना, फलानी योजना, दीदी योजना, तो जितनी भी योजनाएं हैं सब महिलाओं के लिए है। आपके बिल्कुल। लिए है क्या? है क्या बिल्कुल। आप वोट देने जाते हैं, घर से निकल के जाते हैं, इतने बड़े महासंग्राम में डेमोक्रेसी के अपना मत देकर आते हैं, उस मत के बदले आपको क्या मिलता है? जेल, सही बात। फांसी, आत्महत्या, ये मिलता है आपको। क्यों? कानून नहीं है। कानून बनाने वाले कौन? पार्लियामेंट। गाली आप देते हैं कोर्ट को, जजेस को, वकीलों को, लेकिन असल में कानून बन कहाँ रहा है? कानून बन रहा है इस देश के पार्लियामेंट में, संसद में। संसद में कुछ आदमी मिलकर आपके देश का भविष्य तय कर रहे हैं, आपका भविष्य तय कर रहे हैं। आपने उनके हाथ में एक जिम्मेदारी दी है, आपने उनके हाथ में एक हथियार दिया है कि आप जाइए और हम लोगों के लिए काम करिए, हम लोगों के लिए आप कानून बनाइए। और कानून क्या बनाते हैं वो वहां जाकर? DV एक्ट, 498A IPC, 125 CRPC, 144B NSS। ठीक है। और आजकल और पॉक्सो दुनिया भी भर फॉर्म के में है। कानून पॉक्सो फॉर्म में है। पॉक्सो में लड़की ये बोलती है कि जी मैं आज से 5 साल पहले 18 वर्ष से कम थी, हम्म। और उस टाइम मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ में जबरदस्ती करी थी, अब बेटा चल जेल में, बिल्कुल। अब तू आ जेल में। तो फैमिली ये मैटर्स में भी पॉक्सो पॉक्सो एकदम जबरदस्त हॉट फेवरेट है अभी एक। जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जबरदस्त पॉक्सो का मिसयूज इतने धड़ल्ले से किया जा रहा है कि बस आपके ऊपर एलिगेशन लगने की देरी है, उसके बाद जेल में
बेल मतलब ही नहीं, बेल तो मतलब ही नहीं। आपको सेक्शन 29 पॉक्सो में अपने आप को इनोसेंट दिखाना होता है कि आप बिल्कुल। इनोसेंट हैं। मैं फिर कहता हूं, हर बार की तरह इस देश में हम कानून के हिसाब से, एक बात है जो चली आ रही है पहले से ही, हम बोलते हैं कि अ पर्सन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल। लेकिन जहां बात पुरुषों की आती है, जहां बात इस देश में तथाकथित मर्दों की आती है जो कि बायोलॉजिकल मेल है, उनकी ये आती है कि अ मैन इज गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। इनोसेंट, सही बात है। अभी मैं हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक असली घटना हुई अ, थाने की वो मैं बताता हूँ कि बीवी ने खुद की बेटी को लेके खुद पिता के ऊपर पॉक्सो का नकली केस डाल दिया। और फिर उसके पेपर्स लेके वो उसके ऑफिस में गई और एचआर से मिली। और एचआर ने उसको बुलाया और बोला आप आपका रेसिग्नेशन दे दो। तो उसने बोला अरे मेरे ऊपर खाली एलिगेशन है, कुछ प्रूव हुआ नहीं है, केस अभी भी चालू है, नहीं वो हमें कुछ सुनना नहीं है, आप दे दो नहीं तो हम टर्मिनेट करते हैं। और उससे वही रेसिग्नेशन लिया। मतलब मैंने ये भी देखा है कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा रहता है, सबको जज बनने की जल्दी है। और हम कुछ कर रहे हैं अच्छा, और महिलाओं के इसमें हीरो बनने के चक्कर में आपने वो आदमी की पूरी करियर की वाट लगा डाली। तो आप ये देखें, महिला इसमें बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम कर रही है। हम्म। आजकल समय ये आ चुका है कि बाप अपनी बेटी को रोक नहीं सकता, उसको टोक नहीं सकता, हम्म। उससे पूछ नहीं सकता कि वो रात को कहाँ जा रही है। बिल्कुल। उसके मन में ये डर बैठ गया कि अगर मैंने अपनी बेटी से कुछ पूछ लिया कि वो रात को घर से कहाँ निकल के जा रही है, तो कल को मेरी बेटी और हम्म। मेरी पत्नी मेरे ऊपर पॉक्सो का केस न करते, फिर मुझे 20 साल जेल में न जाना पड़ता है। नहीं नहीं जाना पॉक्सो पड़ता। में 20 साल तक की सजा हो जाती है आदमी को। तो आज समय ये आ चुका है, तो रिश्तों को बदनाम करने, रिश्तों को ताड़ ताड़ करने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है आज की तारीख में। इस पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। और एक बात इसमें और है, अगर गलती से महिला, जो वो लड़की है, अगर पॉक्सो केस से पीड़ित भी हुई है, मान लेते हैं, और अगर वो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करती ओ, है, ओ, 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 तो उसको ओ, मुआवजा मिलता है। उसको अच्छा खासा सरकार जो मुआवजा है वो देती है। और उसके बाद तो आप समझ लो, आप गए, आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो ये इसका धड़ल्ले से मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा एक फैसला दिया है। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। जज साहब ने झूठा केस पकड़ा SC ST का, वहां पे जो उनको कॉम्पनसेशन दिया गया था वो वापसी करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये चंद केस हैं ऐसे, बिल्कुल। लाखों में तादाद है इस केसेस की। इन केसेस की इतनी बड़ी, इन केसेस की पॉपुलेशन है कि रोज ऐसे एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, जहां खुद की माँ, उस बेटी की माँ अपने ही पति, उस बच्ची के बाप पर आरोप लगा रही है पॉक्सो का। और एक केस आया था, मेरे को याद आ रहा है अनिकेत जी, कुछ समय पहले की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है, जहाँ पे एक बेटी ने अपने बाप पे पॉक्सो का केस लगा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो, उस लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, और उसका जो पिता, अपना पिता धर्म निभाते हुए उस बेटी से ही पूछता था कि तू किससे मिलने जाती है। हम्म, वो लड़की पढ़ाई करने की बजाय हम्म, उस लड़के से मिलती थी, और उनके साथ उनकी मुलाकात चलती थी। बाप ने अपना पिता धर्म निभाते हुए ये पूछ लिया कि बेटी तू जा कहाँ रही है। इसके बाद बाप ने कई वर्ष जेल में बिताए। तो हम इस समाज की कल्पना कर रहे हैं कि आज से 70 साल पहले, जब भगत सिंह को, 80 साल पहले जब भगत सिंह को फांसी लगी थी, क्या उसने इस देश की कल्पना की थी? हम्म, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज से 350 400 साल पहले जब वो गुजरे, क्या उन्होंने कभी इस देश की कल्पना की थी कि मेरा भारतवर्ष इस तरीके का होगा? सही बात है। मैं नहीं समझता कि ये भारतवर्ष है जो हम लोगों के लिए बना है। और इस तरह की जो कल्पना हमने कभी की थी, आज से 20 साल पहले भी हम नहीं सोचते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। आज अगर हम माने तो कलयुग पूरी तरह आ चुका है, और इस कलयुग में सबसे बड़ी आहुति जो दी है वो पुरुषों ने दी है अपनी। बिल्कुल सही बात है। इससे तो मतलब इसको नकारा ही नहीं जा सकता।
और एक मैं बात सोच रहा था कि अपने ऊपर हुए अन्याय के बारे में पुरुष खुल के क्यों नहीं बात कर, या जब भी वो किससे क्लीन चिट मिलती है किसी भी केस में से, वो काउंटर केस क्यों नहीं लगाते, या जिस महिला ने उनका देखिए, शोषण किया है उसके बारे में उसको पब्लिकली एक्सपोज क्यों नहीं करते। जैसे वो आप जानते हो वो लड़की ने दिल्ली का दरिंदा उसकी पूरी इमेज की तो माँ क्या बहन कर हुआ रही। उस लड़की का? हाँ, वो वही ना, लड़की का क्या क्या उखड़ हुआ? लिया, शी क्या इज उखड़ शी लिया। लिविंग इन कनाडा हैप्पीली। वो लड़की कनाडा रवाना हो चुकी है, वहां वो रह रही है आराम से। उसके ऊपर दिल्ली में उन लोगों ने शायद डिफेमेशन का केस डाला हुआ है, सिविल डिफेमेशन का। पैसे की मांग शायद उस लड़की से कर रखी है, उसके बावजूद भी उसका कुछ नहीं हो रहा। और यही अगर क्या उल्टा होगा? होता ना और वो महिला आयोग में जाती, तो महिला आयोग इसको बोलती कि आप आ जाओ इधर और ये सब खत्म करो, नहीं तो हम आपके ऊपर इमिग्रेशन में एक्शन लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके खिलाफ फिर रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता, उसको पकड़ के भारत में लाया जाता कि तू जहां भी आ बेटा, तू भारत आ हम्म। और तू इस लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज कर, वरना हम तेरे को जेल में डाल। और कॉम्प्रोमाइज कर मतलब क्या, पैसा दे, इन पैसा शॉर्ट, दे। पैसा। पैसा, इन शॉर्ट, यस। और पर मुझे ऐसा खुद लगता है कि जब तक आदमी उतरता नहीं है मैदान में और जिसने उसका शोषण किया है या उसके ऊपर अत्याचार किया है उसको कानूनी ढंग से जवाब नहीं देता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता असल में आदमी पहले इतना टूट चुका होता है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली और मेंटली भी। फिर वो सोचता है यार कि इतने साल जब मेरी जिंदगी के बीत गए, जो मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जब वो जा चुका, अभी मैं क्या कर लूंगा? ना उसकी हिम्मत बचती है, ना उसका धैर्य बचता है, ना उसका पैसा बचता है। अल्टीमेटली उसकी लाइफ फिर झरनूम बन जाती है। तो वो अब करे तो करे क्या? ऐसे में सरकार को एक स्कीम, मैंने पहले भी कई बार डिमांड करी है इस चीज की, उनके दोबारा लाइफ को शुरू करने के लिए कुछ पैसा सरकार को देना चाहिए। कोई फंड गवर्नमेंट को ऐसा बनाना चाहिए कि उस फंड से जो लोग इनोसेंट है, उनका एक्विटल हुआ जेल से, जो गरीब आदमी है अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सकते अच्छे ढंग से, उनके लिए कुछ राहत कोष से कुछ राशि उनको देनी चाहिए, कुछ पैसा उनको देना चाहिए। है, या फिर जिस महिला ने उनका बट शोषण किया है उसको आप ऑर्डर दे दो उसको सीआरपीसी उसको 125 के अंडर, उस और उसको या उसको ही उसको पैसे मैं दे कह दो, इंटरिम लगा दो उसको। उसको कहना चाहिए कि आप इनको पैसा दे, आप इनको कॉम्पनसेशन दे, या उस महिला को बराबर जेल करो आप। अगर वो आदमी, मासूम आदमी, इनोसेंट आदमी 10 साल के लिए जेल गया है, तो उस औरत को भी बराबर की जेल होनी चाहिए। सही बात है। नहीं तो वाकई में कुछ समानता अगर लानी है तो ये सबसे पहले ये करना पड़ेगा, नहीं तो समानता आएगी नहीं तो ऑलवेज इट विल बी द इनवर्स इनवर्स रेशियो, कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का शोषण करते जा रहा है और दूसरा ग्रुप सहते जा रहा है। हम अनिकेत जी, हम ये नहीं कहते कि गलत नहीं हो रहा, या अपराध जो है महिला के खिलाफ वो नहीं हो रहा, वो भी हो रहा है, वो अरे भी पर हो रहा है। अरे पर शोकांति का तो ये है कि जिसके साथ अपराध हो रहा है उसके साथ हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और जिसका शोषण हो रहा है उसका भी शोषण हो रहा है, उसको भी न्याय नहीं मिल रहा है। बस तो बात यही वही मतलब आती है फिर सबसे से। दिक्कत वाली बात तो यही है, मतलब अतुल जी का देहांत हो गया, उनको कुछ नहीं मिला, उनके आस्ती होगा तो क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही मालिक है अभी। और जिसने उसका इतना शोषण किया वो सब मजे में रह रहे हैं, उनका भाई दर दर के ठोकरे खा रहा है। मजे में रह रहे हैं। नितिन पटियार था, एक आगरा का लड़का था जो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता था, उसकी वाइफ के 2 लोगों से संबंध थे। उस लड़के ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली इतने, और राजा रघुवंशी को धक्का देकर मारा गया, मर्डर किया गया उसका। और उसके और ड्रम में 15 टुकड़े करके बिल्कुल। उस लड़के को बुलाया गया, विदेश से बुलाया गया। और आज की तारीख में बड़ी ताज्जुब वाली बात मेरे सुनने में आई, खबर में मेरे आई, सुनने में लगा मुझे, आई मेरे पास कि अब वो लड़की, मुस्कान नामक लड़की जो है, वो अब एक बच्चे की माँ बन चुकी है। हाँ, हमने भी वो न्यूज में सुना। सबसे एक नीले ड्रम बिल्कुल। में पैक कर दिया जा रहा है, कोई खाई से धक्का दिया जा रहा है किसी को, कि कोई अपनी जीवन लीला को समाप्त कर कर दे रहा है इन कानून से त्रस्त आकर। तो आखिर में
हम किस बिना पर ये कहते हैं कि हम आर्टिकल 14 का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा एक मजेदार जजमेंट था कि अगर पिता कोई भी हो बच्चे का, पर जिसके साथ बीवी ने शादी की है उसको ही खर्चा उठाना पड़ेगा या उसको ही संभालना सेक्शन पड़ेगा। 112 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट ये कहता है साफ साफ कि बच्चा अगर किसी आपकी बीवी का किसी और पुरुष के साथ भी पैदा हुआ है तो भी आपकी कानूनी जिम्मेदारी उसको पालने की बनती है। तो ये मतलब अभी इसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे एविडेंस एक्ट में। डीएनए टेस्ट हम्म किसी भी केस में इतनी इजीली नहीं होता, परमिट नहीं किया जाता। हम्म। रेयर केसेस में डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। फिर ये बात आती है सामने कि बच्चे का दोष क्या है। कोर्ट ये मान के चलती है कि अगर उस बच्चे को बाप का साया नहीं मिला, उस महिला को अगर जो उसकी बदनामी ना हो, अरे पर इसलिए वो पुरुष की बदनामी हो ये जाएगी ना, कल ये बाहर चीज जब निकलेगी तो उस पुरुष की बदनामी होगी, उसका क्या मतलब? महिला की नहीं नहीं, बदनामी पुरुष बदनामी की है। बदनामी नहीं, पुरुष की तो इज्जत तो है ही नहीं ना इस देश में। मतलब तो पुरुष की जब बदनामी नहीं उसका होती, उसको जब उसका उसको बुरा नहीं नाम ही लगता नहीं तो बदनामी किस बात की? मतलब ये तो सब ये दोगलेपना है। नाम है तो बदनाम होगा। जब पुरुष का नाम ही नहीं है, वो सिर्फ एक टैक्स पेयर है देश में, वो देश का मजदूर है, आपको रिक्शे में चलाने वाला, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, वो है पुरुष। तो उसके लिए बदनामी क्या, जब नाम नहीं है तो किस बात की बदनामी? तो ये चीजें हैं। पुरुष तो इस देश में आज की तारीख में एक वॉइसलेस जेंडर बन चुका है। और जब हम लोग उनके लिए आवाज उठाते हैं तो हम लोगों को भी भर भर के क्रिटिसिज्म मिलता है। और हाँ, इस प्रकार का क्रिटिसिज्म मिलता है कि बस इतने सारे डीएम आते हैं मेरे पास कि जी आप ये करते हैं वो करते हैं। अगर समानता के लिए आवाज उठाना गलत है तो उस आवाज को मैं उठाता रहूंगा। हाँ, मैं गलत नहीं बिल्कुल बात सही है ना। अगर समानता के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं, अगर हम पुरुषों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम एक तरफ से मानवता के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। अगर वो गलत है फिर हूँ। तो आपकी फिर ये तो ऐसा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है फिर। अगर हाँ, तो मानव हम गलत हैं फिर। हाँ फिर तो हम गलत है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी हम गलत है गलत हैं। फिर सब कुछ गलत है। तो लेकिन हम्म, समय ये आ चुका है अनिकेत जी, आज महिलाओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो किसी पुरुष पे गलत केस लगा रही हैं, गलत आरोप लगा रही हैं, तो उनके घर पर भी उनका भाई है, बेटा है, उनका पिता है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, सभी लोग, जीजा है उनका, कल उन पर भी ये आंच आ सकती है झूठे केसेस की। दे नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये लो- धंधा बंद होना चाहिए झूठे केसेस का। जो असल में पीड़ित है, जो असली पीड़ित है, उसको न्याय इन्हीं चीजों से नहीं मिल पाता। क्योंकि एक परसेप्शन ऐसा बिल्ट हो चुका है कि यार ये झूठ बोल रही हो, और होता भी ऐसे ही है। मैंने खुद ने देखा है जहां लड़कियां अपने पति पर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा रही हैं कि मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। वो हम्म, जब पेटिशन दायर करती है डोमेस्टिक वायलेंस की या किसी भी उसकी केस की, उसमें इतने गंदे गंदे एलिगेशन वो इतने लगा देती हैं कि ऐसा किसी पति पत्नी के रिश्ते में ये एलिगेशंस तो लगना मतलब बहुत बड़ी बात है अपने ये आप बात तो सही है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और महिलाओं ने क्या किया है, अभी एलिगेशन में सारे हदें पार कर दी। मतलब वो सही है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब मराठी में उसको जरा तत्सक बुद्धि बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उसका आगे पीछे हिसाब करके जो कुछ कार्य करना है, सही गलत, वो सोच ही मर गई है ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि सोच खत्म हो गई है। हाँ सोच खत्म हो गई। एक ही है कि मुझे सोच खत्म सिस्टम हो गई, में पैसा निकालना है, बस। और उसको मालूम है सिस्टम मेरे साथ है, जज मेरे साथ है, महिला आयोग मेरे साथ है, कानून मेरे साथ, और ये जो करना क्योंकि चाहे वो कर सकते हैं। आमतौर पर मैंने जो नोटिस करा है अपनी लीगल प्रैक्टिस में, और जो होता है कानून में क्या है, कोर्ट क्या करता है, अगर वाइफ का बच्चा है, आपका बच्चा है, तो आपको बच्चे को मेंटेनेंस तो देनी ही पड़ेगी।
कोर्ट क्या करता है कि भले ही आप वाइफ को मत दो, आप बच्चे के नाम पे दे दो मेंटेनेंस। हम्म। तो आजकल एक धंधा चल चुका है, एक ट्रेंड चल चुका है कि वाइफ क्या करती है, 1 डेढ़ साल में बच्चा पैदा करती है और अपने घर चली जाती है। बिल्कुल। घर जाकर वो केस डाल देती है, बच्चे के नाम पर मेंटेनेंस मांगती है, खुद के लिए भी मांगती है और बच्चे के लिए भी मांगती है। तो ये ट्रेंड चल चुका है कि 1 डेढ़ साल में शादी करो, 1 डेढ़ साल के बाद बच्चा पैदा करो, उसके बाद अपने मायके जाके घर जाकर केस करो कि मुझे उसने मारा था, पीटा था, मैं छोड़ के आ गई वहां से। ये क्या ट्रेंड है। अगर हम इस ये कानूनों में कुछ पीआईएल वगैरह डाले तो ऐसा कुछ कर सकते हैं पुरुषों के लिए? पीआईएल जब डली गई थी, जब डाली गई थी पुरुष आयोग के लिए, तो माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा कि आप ऐसा डाटा लाइए जिसमें कि हम ये देखें कि इतने सारे पुरुषों ने महिलाओं की वजह से अपने जीवन को समाप्त करा है। और ये तो आपको भी पता है कि अगर उसने जीवन समाप्त किया है तो वो खाली फैमिली मैटर इतना आता है। बेसिकली मतलब बीवी के वजह सुप्रीम से कोर्ट ने किया। ये कहा है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दे वांट मोर नंबर ऑफ केसेस जहां पे हस्बैंड ने अपने आप को खत्म करा है वाइफ की वजह से, महिला की वजह पर से। देखिए, अभी आप एक जगह पे बोलते हो कि एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तो भले बिल्कुल। एक आदमी ने की हो, फर्क क्या भले पड़ता ही, है? अगर फर्क क्या पड़ता आपकी है। जो संविधान है जिसमें आप बोलते हो लास्ट ऑफ द लास्ट, तो लास्ट ऑफ द लास्ट अगर वो एक है तो उसके लिए भी करना चाहिए। फर्क क्या पड़ता है? आपको डेटा क्यों चाहिए? हुआ है ना। या आप कुछ उसके लिए मैकेनिज्म बनाइए। डेटा नहीं है मतलब क्या? लेकिन आप तो सीधा झटक रहे हो ना। मतलब ठीक है, 2-4 करोड़ मरने दो, उसका डेटा लाओ, बाद में हम सोचेंगे उसके ऊपर। उसके बाद वो सोचेंगे। हम्म। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो दैट इज अ वेरी शेमफुल पार्ट। बिल्कुल हर एक आदमी की जिंदगी जरूरी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भले वो कोई भी लोग हो। मरते रहेंगे, लोग सड़ते रहेंगे, लोग सूलियों पर टंगते रहेंगे, कानून टस का मस नहीं होने वाला, वो वही रहेगा। नया कानून आया पिछले साल 2024 में, 1 जुलाई के बाद कुछ भी चेंज नहीं आया उसमें। एडल्ट्री हटा दी गई हम्म। 2018 में। उसके बाद क्या हुआ सबने देखा। अभी उसके बाद जियो आया, हाँ। जियो आया, अब 4G आया, पहले फिर 5G आया, रील्स बनती गई, डिवोर्स होते गए, और ये चल रहा है आज की तारीख में। मेरी एक जज जज से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम फेक केस जब आते हैं हाई कोर्ट में, हम फटक से उनको आइदर क्रैश करते या उनको बेल दे देते। तो मैंने बोला कि अरे, ये कोई उसके ऊपर समाधान थोड़ी हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। तो जो मैं कह रहा था ना कि ठीक है, वो जज जी का भी ठीक है कि वो फटाफट कर रहे हैं, जिनका एफआईआर क्रैश कर रहे हैं या फटाफट जमानत दे रहे हैं, पर उधर तक पहुंचते पहुंचते जो 5 साल आदमी के बर्बाद हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या? तो यू में टेम्पररीली सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट सम शॉर्टकट कि चलो आप। पर जो उसके ऊपर हो गया इतना, फिर उसका क्या? और उसको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। मुझे क्या लगता है, जब सरकार बोलती है कि आप एफआईआर करो, ऐसा पुलिस को बोलती है, भले कितना भी छोटा रहने दो, मामला झूठा रहने दो, तो फिर आप ऐसे भी करो कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करो और अगर आपको कुछ प्रूफ मिलता है तभी आप अरेस्ट करो। उठ के जेल में बिल्कुल डालने का क्या मतलब है? मतलब सब मतलब गलत तरह से चीजें जा रही है। और आप क्योंकि ट्रायल के नाम पे कर रहे हो, पर ट्रायल का उसका इफेक्ट तो सब निगेटिव ही हो रहा है। कितने लोगों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको आप कैसे गिनोगे? कितने लोग हैं जो कि, क्या होता है, ट्रायल स्टार्ट भी नहीं होता और वो सालों साल पड़े रहते हैं जेल में। हम्म। क्योंकि और जो आरोप हैं वो इतने गंभीर लग जाते हैं, पॉक्सो हो गया या रेप का हो गया, और 354 है, 509 है, कितने सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, जिसपे कि पहले आपको जेल डालेंगे, हम्म। आपको जेल में भेजेंगे, आपको कस्टडी में भेजेंगे, उसके बाद
कई साल जब बीत जाएंगे तो आपका ट्रायल स्टार्ट होगा। हम्म, तो ट्रायल खत्म होते होते जो साल आपके बर्बाद हुए हैं, हम्म। जो टाइम आपका, जो गोल्डन टाइम पीरियड आपका वेस्ट हुआ हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन, उसकी भरपाई का जिम्मेदार कौन? प्रशासन, कानून, या हम खुद? मेरा मानना हम खुद ही जब ऐसे लोगों को चुनेंगे जो कि कानून में बदलाव नहीं लाने वाले, तो हम कल को उनको गाली क्यों देंगे? सही बात चुना है। तो आपने ही है ना, चुना तो आपने ही है। लेकिन अभी इसमें क्या है, तात्विक दृष्टि आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है। पर सबसे इसमें खतरनाक बात ऐसे है कि आम आदमी के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं है राधन। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है ही अगर नहीं ना। अभी चलो हमने उत्साह से अभी, जैसे ही अपने पॉडकास्ट होता है, मैं गया मेरे सांसद के पास कि मुझे आपसे मिलना है, ये बारे में बात करनी है। पहले तो टाइम ही नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी। टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको हम्म। मिलने नहीं दिया जाएगा, आपको दूर से लात मार के भगा दिया हाँ, नहीं जाएगा। तो उसका पीए आएगा बाहर, मुझे बोलेगा आप एक काम करो, आपकी जो भी आरजी है मुझे लिख के दे दो, मैं साहब से बात वो करता लिख कर दे दो मुझे, हाँ। हूँ। हाँ, बस। हर जगह ये हाल है। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, जो लोग कल को आपके सेवक थे वोट लेने से पहले, हम्म। और वो वोट लेने के बाद आपके मालिक बन जाते हैं, और फिर दो कौन तीन, जनता कौन नेता? ना बिल्कुल बात सही है। और मैं दो तीन लोगों से मेरी बात भी हुई जो राजकीय क्षेत्र में है। वो बोलते हैं देखो अब भाई, तुम जो बोल रहे हो वो सब सही है, हमें भी पता है हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये हमारा वोट बैंक है और ये श्योर शॉट वोट बैंक बन गया है अभी, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतना, तो जैसा कि ये सुनने के बाद मैं शॉक ही लगा, मतलब अब बात करके कुछ मतलब ही नहीं। सेम विद द केस विद पुरुष आयोग। पुरुष आयोग सब लोग बोल रहे हैं हाँ चाहिए चाहिए, लेकिन बिल्कुल, अभी इतने सब मेन राइट एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट और उनकी समाज सेवी संस्था है, पर जब आप जंतर मंतर पे जाओ तो आपको पता चलता है इनको लेके। बिल्कुल। कितने भी आप जंतर मंतर पे या किसी भी प्रोटेस्ट साइट पे, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे बिहार में हो, गांधी मैदान हो, या दिल्ली में हो, लाल किला हो, या कहीं पर भी हो, रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर, कुछ भी आप कितने भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, जब तक कानून में बदलाव नहीं आएगा, जब तक जुडिशरी में कोई ऐसे नए स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, रिफॉर्मेशन नहीं आता, तब तक हर रोज एक अतुल सुभाष पैदा होता रहेगा। हर रोज एक राजा रघुवंशी पैदा होता रहेगा इस देश में, क्योंकि कानून में बदलाव जब तक नहीं लाया जाएगा, तब तक हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे, हम ऐसी वीडियो में आते रहेंगे, और कुछ भी नहीं होने वाला। अल्टीमेटली इट इज द लॉ विच हैज टू बी चेंज्ड, एंड इट विल बी चेंज्ड व्हेन द वोटर्स विल बी विजिलेंट। और वोटर विजिलेंट कब होंगे? जब वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, जब वो लालच से दूसरा, बाहर आएंगे। लालच से बाहर आएंगे और खुद के अलावा दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सभी दर्शक, हाँ। टाइम यही है कि हमें जागना पड़ेगा। हमें, अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी दिखती नहीं है जो कि पुरुषों के हित में कोई, तो जो आप कार्तिक ठीक जी है। बोल रहे थे ना कि जब तक लोग नहीं जागते हैं, बात तो सही है। और मैं सारे दर्शकों को से भी विनती करता हूँ, अभी उठो जागो, अपने लिए लड़ो, अपने बेटों के लिए लड़ो, भाइयों के लिए लड़ो। अभी बेटा बचाने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जो राजकीय क्षेत्र में चल रहे, देखिए, पुरुष का भी उतना ही वोट जरूरी है। भले आज सब बिखरे हुए हैं, इन्होंने अपनी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई है, पर अगर हम मुद्दे पे आ गए तो आपको भी सोचना पड़ेगा हमारे बारे में, और कुछ नए कानून हमारे लिए लाने पड़ेंगे, क्योंकि पुरुष आयोग भी आज लाना सो पड़ेगा। गए आज सो गए तो सोते रहोगे, आज खामोश हो तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आम हो, चाहे खास हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। सही बात है। और दूसरा, फिर कार्तिक जी कार्यक्रम के आखिर में एक ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जो फर्जी मामले लगा रहे उनको यही बोलेंगे कि कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा कभी किसी से चुकता नहीं है। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बिल्कुल, आपके साथ बुरा ही होगा।
अभी आपको मजा आ रहा है ईश्वर कि उनको हमने, सद्बुद्धि दे। हाँ, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप सही रास्ते पे आ जाओ। और सभी दर्शकों से भी कहूंगा कि आपको अगर कार्तिक जी से कुछ सवाल है, आपके केस के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देनी है, तो उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप जरूर ये कार्यक्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हम हमसे भी संपर्क करना है तो चैनल का जो ईमेल है उस पे आप अपने विचार और आपकी कुछ जो प्रश्न है वो डाल सकते हैं। कार्तिक जी, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जरूर लोगों को इससे फायदा होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और अगले पॉडकास्ट के लिए भी जरूर हम मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।